नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी, आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, बिहार में चुनाव होने हैं और कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं 28 सीटों पर और कोरोना का पूरा संक्रमण काल चल रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने चुनावों में किस तरीके की एक चुनौती होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से इस कोविड के संक्रमण के दौरान बदलती हुई दिखाई भी हमें थोड़ी बहुत दे सकती है। और निष्पक्ष निर्भीक चुनाव को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका पिछले कई वर्षों में रही है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता आया है, लोगों के अंदर भरोसा पैदा करने को लेकर चुनाव आयोग ने किस तरीके से प्रचार प्रसार का काम किया है, खासकर महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए या नए वोटर्स को इस प्रक्रिया से जोड़ने की बात की जाए, लोकतंत्र के इस महापर्व से जोड़ने की बात की जाए, उसको लेकर चुनाव आयोग ने किस तरीके से काम किया है और निष्पक्षता की अगर बात की जाए तो उसमें किस तरीके से मजबूती बनाने की कोशिश चुनाव आयोग ने की है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में आपका। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने समय निकाला हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सर, अब आने वाले समय में एक लंबा अनुभव आपका चुनाव आयोग में रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त भी आप रहे हैं। देश में कई राज्यों में चुनाव भी आपके कार्यकाल के दौरान हुए हैं और देखा जाए तो आपके कार्यकाल के दौरान भी जिस तरीके से चुनाव को निष्पक्ष और निर्भीक कराने की कोशिश की गई, वो एक बहुत माइलस्टोन साबित भी हुआ कई मामलों में। सर, कितनी बड़ी चुनौती अब चुनाव आयोग के सामने कोविड के दौरान आपको नज़र आती है कि होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होगा जब वोटर को घर से बाहर निकलवाना होगा। वोटर को पहले भी एक चुनौती होती थी कि वोटर ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलें, वोटिंग के पोलिंग स्टेशन तक पहुँचें, लेकिन ये एक समय थोड़ा अलग समय है। कितना बड़ा चुनौती वो चुनाव आयोग के सामने होगी सर? वाकई आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। कोविड-19 की दहशत इतनी बैठी हुई है आम जनता में कि वो सामान्य कामकाज तक के लिए भी नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे में चुनाव के लिए मतदान करने जाना, मुझे लगता है इसमें काफ़ी कमी होने की संभावना होगी। इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स को, राजनीतिक दलों को, उम्मीदवारों को और चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत ही सतत प्रयास करने होंगे कैंपेन पीरियड के दौरान, ताकि उनका ये भय दूर हो सके, दहशत दूर हो सके और वो पूरी सुविधा से संक्रमण के भय के बिना अपना मतदान करने आगे आएँ। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक तो सारे राजनीतिक दलों से राय मांगी और जब उनकी राय आ गई तो उसके आधार पर एक कोविड-19 मतदान निर्देशिका ये बनाकर उन्होंने जारी की, सबको भेजी है और इसमें बड़े विस्तृत दिशा निर्देश हैं कि क्या क्या सुविधाएं वहाँ रहेंगी, किस तरह से कोविड संक्रमण को रोकने की व्यवस्थाएं रहेंगी। ईवीएम का बटन अगर दबाना है तो उसके लिए दस्ताना आपको वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान केंद्र में घुसने और निकलते समय आपको साबुन और पानी से हाथ धोने की व्यवस्था रहेगी या सैनिटाइज किया जाएगा। ये सब चीज़ें उसमें हैं। कैंपेन के लिए क्या होगा, काउंटिंग के लिए क्या होगा, नॉमिनेशन के समय क्या क्या बंदिशें रहेंगी, ये सब है। और ये भी है कि जो व्यक्ति इन निर्देशों का पालन नहीं करता हुआ पाया जाएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 से लेके 58 के जो दंडात्मक प्रावधान है उनके अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकेगी। सर, चुनाव का स्वरूप जिस तरीके से बदला है, हम पिछले अगर 20-25 सालों में जाएं और आज के चुनावों को अगर समझने की कोशिश करें और देखा जाए तो एक तरीके से एक बड़ा एक अलग ही स्वरूप और इलेक्शंस को लेकर, चाहे वो प्रचार प्रसार को लेकर अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, वो हमने देखा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी चुनाव आयोग लगातार कर रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने वो प्रयास भी किया है कि कैसे अंतिम वोटर जो है, मतलब चाहे अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, चाहे वो ऐसे एक दुरुस्त अंचल में मौजूद है जहाँ पर लोगों का पहुँचना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पर कई बार हमने देखा कि वोटिंग तक पहली बार पिछले कुछ चुनावों में कई इलाकों में हो पाई थी। ये चुनाव का स्वरूप जिस तरीके से बदला, उसमें चुनाव आयोग की वर्तमान में अगर स्थिति की अगर बात की जाए तो किस तरीके की भूमिका रही है? क्योंकि अब बहुत रिसेंटली अगर मैं कहूं तो आपका कार्यकाल रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर भी, और जिस वक्त आप थे उस वक्त भी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। क्या क्या चीज़ें नई रहीं जो मुझे लगता है कि दर्शकों तक वो चीज़ जाना आवश्यक है? चुनाव आयोग सतत प्रयत्नशील रहता है कि लोगों में जागरूकता आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोकतंत्र के चुनाव जैसे महापर्व में शामिल हों और अपनी पसंदीदा सरकार चुन सकें। इसके लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम वो चलाते हैं, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, से स्वीप कहते हैं। इसके तहत तरह तरह के कार्यक्रम वो चलाते हैं जिससे कि युवाओं में
महिलाओं में और दिव्यांगों में, सभी में इस तरह की जागरूकता है कि उनके लिए मतदान केंद्र जाने, वहाँ पर मतदान करने की क्या क्या सुविधाएं चुनाव आयोग उपलब्ध करा रहा है, क्या क्या सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है, और वो बेहिचक वहाँ जाएं और अपना मतदान करें। और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे आए। इनफैक्ट 2009 की तुलना में 2014 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने लगभग 10% अधिक मतदान किया था। तो और इसी तरह युवाओं का भी मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। इनफैक्ट जो अपने सैनिक हैं, जो अपनी सीमा पर अपने रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए जो ई पोस्टल बैलेट चालू किया इलेक्शन कमीशन ने 2017 में, उसका इतना सुखद परिणाम आया कि जहां पहले 2 से 3% वोट ही उनके गिने जा सकते थे, अभी 60 से 67% वोट उनके गिने जाते हैं और उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। सर, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हुए हैं, एक प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ने जाता है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो फंडिंग्स को लेकर अगर बात की जाए तो कितना पैसा वो खर्च कर सकता है, उसकी भी एक सीमा तय की गई है। और अब तो देखा जाए तो कोविड के दौर में भी काफ़ी लिमिटेशंस उसको लगा दी गई हैं। और मैंने देखा भी है कि आपके कार्यकाल के दौरान और पिछले कुछ समय में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो उन नियमों का कड़ाई से पालन हो, उन नियमों को और कैसे सख्त किया जाए और लोग उस नियम को सख्ती से पालन भी हो जाए, इस पर जोर हमेशा रहा है। सर, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अगर देखा जाए तो निष्पक्ष चुनाव को लेकर, और एक प्रत्याशी में एक चुनाव को लेकर अगर वो कुछ उसके दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है कि वो कुछ चुनाव आयोग से कोई चीज़ छुपा लेगा या चुनाव आयोग उस तक नज़र नहीं पहुंच पाएगी, वो एक डर बैठाना चुनाव आयोग का कितना महत्वपूर्ण होता है? एक्चुअली इलेक्शन कमीशन डर बैठाने के बजाय प्रेरित करने का काम ज़्यादा करता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो अपना नाम जो है पुरानी जगह डिलीट नहीं कराते और नई जगह रजिस्टर कर लेते हैं। इस तरह से डुप्लीकेट नाम बढ़ जाते थे, लेकिन उसमें भी जहां एक सज़ा का प्रावधान होने पर भी इलेक्शन कमीशन ने अपने एक भी वोटर के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि डर बैठाना इलेक्शन कमीशन उचित नहीं मानता। प्रेरित करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया और फिर उनको भेजा कि आपके नाम 3 जगह हैं, आप कहाँ रखना चाहते हैं, और उनने जो चुना वहाँ उनका नाम रखा गया, बाकी जगह उनके नाम डिलीट कर दिए गए। इस तरह से प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि जो घोस्ट वोटर्स थे वो खत्म हो गए और करोड़ों, इनफैक्ट मध्य प्रदेश चुनाव के समय आपने देखा होगा करोड़ों की शिकायत थी, वो सब खत्म हो गई। बिल्कुल सर। और अगर आपके दौर में सर, जब हम आज से अगर 25, 30, 40 साल पहले जाते हैं तो वो एक दौर था जब मतपत्र से वोटिंग होती थी और कई कई दिनों तक वोटिंग चल रही होती, काउंटिंग चल रही होती थी। वोटिंग तो एक दिन हो जाया करती थी। उसके बाद ईवीएम आया, ईवीएम के बाद और उसको पारदर्शी करने के बाद वीवीपैट आया, जिसमें कोई मतदाता अपना वोट डाल रहा है तो उसकी एक पर्ची सामने आ जाती है, उसको पता चल जाता है कि उसने किस सिंबल पे अपना वोट दिया हुआ है। ये कितना इम्पॉर्टेंट रहा, ये कितना माइलस्टोन सेट करने वाला रहा दुनिया के सामने, अगर मैं खास तौर से कहूँ भारत के चुनाव आयोग की जो एक सबसे बड़ा स्टेप था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और चुनाव आयोग के जो इलेक्शन कंडक्ट का गोल्ड स्टैंडर्ड लोग कहते हैं विश्व में, वो इसी वजह से कहते हैं कि चुनाव आयोग ने हर संभव प्रयास किया कि हर तरह से निष्पक्ष और निर्भीकता से चुनाव संपन्न हो। यहाँ तक कि जब बैलेट्स होते थे तब भी जब उन्होंने देखा कि कैंडिडेट्स को ये मालूम हो जाता था कि हमें इस पोलिंग स्टेशन से कम वोट मिले हैं, तो वो वहाँ के वोटर्स को सताने का काम करते थे। तो वहाँ बैलेट मिक्सिंग की प्रक्रिया डाल दी कि एक एक पोलिंग स्टेशन के बैलेट नहीं गिने जाएंगे, पहले 14 पोलिंग स्टेशन के बैलेट मिक्स किए जाएंगे, 25-25 के बंडल बनाए जाएंगे, फिर काउंटिंग होगी ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि किस पोलिंग स्टेशन से उन्हें कम वोट मिले, किससे ज़्यादा मिले। वही चीज़ ईवीएम में है। ईवीएम के साथ भी इलेक्शन कमीशन ने एक टोटलाइजर बना दिया कि उसको अगर अप्रूव गवर्नमेंट और पार्लियामेंट कर देती है तो उसमें भी पोलिंग स्टेशन वाइज कितने वोट आपको मिले ये पता नहीं लगेगा। वीवीपैट ने, जो आपने सही कहा कि पारदर्शिता इतनी बढ़ा दी है कि उसे दिख जाता है कि उसका वोट किस चुनाव चिन्ह या किस उम्मीदवार को जा रहा है। दूसरे हार्ड कॉपी रिकॉर्ड भी बन जाता है। अगर आप चाहें तो हार्ड कॉपी से काउंटिंग करके ये देख सकते हैं कि ईवीएम का काउंट और हार्ड कॉपी काउंट में कोई अंतर नहीं है, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। और वीवीपैट में ये भी कहा गया है कि अगर उसने एक बटन दबाया ईवीएम का
और उसका जो वोट है वो किसी दूसरे चुनाव चिन्ह को चला गया, ऐसा उसे दिखा और वो शिकायत करता है, तो तुरंत प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसकी जांच करेगा और तुरंत उस पर एक्शन ले लेगा। अगर खराब पाता है तो उसको मशीन को तुरंत बदल देगा, और अगर खराब नहीं पाता है तो आगे चुनाव उसी से जारी रहेगा। सर, एक और चीज़ हमने देखी पिछले कुछ चुनावों में, शिकायत को, जो आप बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली सर, कि कोई एक आम इंसान अगर वो देखता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कहीं पर हो रहा है, या उसको लगता है कि ये चुनावों के लिहाज से ठीक नहीं है, वो चुनाव आयोग को शिकायत करता है। लेकिन एक चीज़ हमने बहुत महत्वपूर्ण देखी कि चुनाव आयोग बड़ा प्रॉम्प्ट उस पर एक्शन लेता है, बहुत जल्दी त्वरित उस पर कार्रवाई भी हो जा रही है। और ये पूरा तंत्र कैसे मजबूत किया गया सर? क्योंकि ये समय के साथ हुआ है, हमने देखा है पिछले कुछ समय में बहुत तेज़ी से इसको मजबूत किया गया है। इसमें एक्चुअली वेस्ट बंगाल इलेक्शन में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा शिकायतें आई, 54,000 शिकायतें तो एक ही पार्टी ने की, और उनका निराकरण करने में 2 से 3 दिन लग गए। लेकिन ये चीज़ जो है चुनाव के समय में लोगों को सहन नहीं होती, क्योंकि एक एक मिनट उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक एक मिनट पर लड़ाई होती है। हाँ। तो इसलिए कर्नाटक चुनाव में मैं उसमें मुख्य निर्वाचन आयोग बन गया था, मैंने एक पायलट बेसिस पे सी विजिल, सिटीजन विजिलेंस के नाम का एप्लीकेशन बनवाया और उसको लागू किया। उसमें क्या है कि अगर आप अपने मोबाइल में सी विजिल ऐप डाउनलोड कर लें तो जहाँ भी कोई गड़बड़ी आप देखें, आपको कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं, उसे वीडियो करिए और सबमिट कर दीजिए, अपने आप वो उन अधिकारियों के इनबॉक्स में चला जाएगा। हाँ। जिन्हें उस पर कार्रवाई करनी है। और चुनाव आयोग ने ये बना दिया है कि अगर आपके इनबॉक्स में कोई शिकायत आती है तो आप 100 मिनट के अंदर उसको वेरीफाई करेंगे, वहाँ जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लेंगे और शिकायतकर्ता को बताएंगे कि आपकी शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है। इसमें भी थोड़ा संशोधन हमें करना पड़ा, क्योंकि कुछ पत्रकारों ने कहा कि साहब बहुत लोग जो बड़े ताकतवर नेता पर शिकायत करते हैं उनको जो है बाद में बैकलैश झेलना पड़ता है, तो इसलिए उन्हें थोड़ा एनोनिमिटी के लिए कुछ करिए। तो उसमें फिर एक प्रोविज़न डाला गया कि अगर आप अपने नाम को और मोबाइल नंबर को छुपाना चाहते हैं तो आप एक बॉक्स को क्लिक कर दें, तो आपको ना तो नाम आएगा कि किसने शिकायत की थी, ना नंबर आएगा, लेकिन फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि हमारे पास नंबर होगा नहीं। तो फिर आप अखबार से या टेलीविजन से पता करिए कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। इसमें इतना सफलता हमें मिली कि 1.5 लाख शिकायतें, पिछले लोकसभा इलेक्शन में 1.5 लाख से ज़्यादा शिकायतें आई और 95% पर एक्शन जो है 100 मिनट्स के अंदर हो गया। हाँ। और जनता का विश्वास भी इसमें बढ़ा। बिल्कुल सर, ये हमने भी देखा जिस वक्त चुनाव हो रहे होते हैं, वोटिंग हो रही होती है, और उस दौर भी जब हम चुनाव आयोग के दफ्तर में, जब हम राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचते हैं सीईओ ऑफिस में, तो हमने देखा किस तरीके से पूरा मॉनिटर किया जा रहा था और किस तरीके से बड़ा प्रॉम्प्ट उस पर एक्शन लेने की बात हमने अपनी आंखों से भी देखा उसको। सर थोड़ा देर के लिए रुक रहे हैं, कुछ लोग अपने अपनों से दूर हो गए हैं सर, गुमशुदा हो गए हैं, उनकी जानकारी लोगों तक पहुँचा दें। अगर उनके आसपास में अगर वही लोग दिखते हैं उनको, तो उनकी सूचना हमें दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अब उनकी तस्वीर आ रही है। फिरदौस हैं, इनकी उम्र 13 वर्ष है, नौशाद भोपाल से ये लापता हैं, इनका कद 4 फीट 6 इंच है। अगर इनके बारे में आपको कोई जानकारी हो तो आपको हम पता बताएंगे, उस पते पर आप बता सकते हैं। अगली तस्वीर जावेद खान की आ रही है, उम्र 20 साल है इनकी, जीन्स पहने हुए हैं, जहांगीराबाद से लापता हुए हैं, भोपाल के, 6 फीट 2 इंच इनका कद है। दिनेश उर्फ जयपाल की तस्वीर है, 17 वर्ष इनकी उम्र है और सागर से ये लापता है, कद 5 फीट 6 इंच इनका कद है, रंग गेहुआ है। इनके बारे में अगर कोई आपको जानकारी हो। अगली तस्वीर मुस्तफ़ा नौसर की है आपके सामने, उम्र इनकी 42 वर्ष बताई जा रही है, भोपाल से ये भी लापता है, 5 फीट 6 इंच इनका कद है। और इनके बारे में अगर कोई आपको जानकारी हो तो ये पता है पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल, इस पर आप सूचित कर सकते हैं, ताकि ये अपने अपनों से दूर हो गए हैं और इनको हम उनके अपनों तक पहुंचा सकें। तो चर्चा जारी है। चर्चा में आज बात हम कर रहे हैं चुनावों की, और कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिस तरीके से अब आने वाले दिनों में कई राज्यों में, बिहार में पूरे चुनाव होने हैं और कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं, और उस समय चुनाव आयोग की किस तरीके से भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, एक बार फिर आपका उनसे जानकारी दे दें आपको। ओपी रावत जी हमारे साथ हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सर, एक लंबा अनुभव आपका चुनाव आयोग में ही रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त से पहले आप चुनाव आयुक्त भी कई समय तक रहे हैं चुनाव आयोग में, और कई चुनाव आपने कराए हैं। सर, एक बड़ी कॉमन बात निकल कर आती है, जब चुनाव होता है
उस वक्त अगर कोई राजनीतिक दल के फेवर में कोई नतीजे नहीं जाते हैं तो एक बड़ी साधारण सी बात कह दी जाती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है या ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। और उसको लेकर हम देखते हैं कि चुनाव आयोग लगातार अगर देखें तो मॉक पोल भी कराता है वोटिंग के पहले, या उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। तमाम राजनीतिक दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनमें भरोसा पैदा करने की कोशिश भी करता है। सर, ये कितना आपको लगता है कि ये आरोप या इस तरह की बातें कितनी सच हैं या कितनी ठीक हैं या बेबुनियाद हैं? क्योंकि आप जैसे व्यक्ति का इस प्लेटफॉर्म पे ये समझाना, हमारे दर्शकों को बताना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या वीवीपैट को कोई भी टेम्पर कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने ये चुनौती भी सारे राजनीतिक दलों के सामने 2017 में सामने रखी कि भाई 3 दिन हम आपको दे रहे हैं, जिन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और जहाँ की आपको शिकायत है कि यहाँ गड़बड़ी हुई, यहाँ गड़बड़ी हुई, आप अपने आदमी भेजिए, जो भी ईवीएम पे उन्हें शक है वो उठा के लाएं हमारी सुरक्षा में और यहाँ सामने रखें सबके, और उसका एक वोट इधर से उधर करके दिखा दें किसी भी तरह से। तो ये चुनौती 3 दिन चली जून 2017 में। एक भी पार्टी के व्यक्ति नहीं आए चुनौती स्वीकार करने। सिर्फ 2 पार्टी के प्रतिनिधि आए भी, तो उनसे जब पूछा गया कि भाई हाँ आप लाए वोटिंग मशीन, बोले नहीं साहब, हम चुनौती के लिए आए ही नहीं है, हम तो सिर्फ ये जानने आए हैं कि इसकी क्या क्या खास बातें हैं, हमें और सिखा दीजिए बस। और उसके बाद वो खत्म हो गया। तो इससे साफ जाहिर है कि चुनाव, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव जीतने पर इस पर कोई सवाल नहीं उठाती, चुनाव हारने पर ये इजीएस्ट स्केप गोट है कि भैया ये बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो इसी पर आरोप लगा दें। तो वो एक तरह से शगल सा बन गया है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, कोई इसमें आधार, टोटली आधारहीन है। और इतनी सुरक्षित मशीनें हैं जो अभी 3rd जनरेशन की ईवीएम आई है, वो तो यहाँ तक सुरक्षित है कि थोड़ा सा भी आप मेलाफाइड इंटेंशन से उसे छुओगे भी तो जैसे कार में अलार्म बजने लगता है, वैसा ये फैक्ट्री मोड में चली जाती है। फिर जब तक उसको फैक्ट्री वापस भेज के उसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन फिर से नहीं कराएंगे, वो काम ही नहीं करेगी। इसी तरह से वीवीपैट भी इतनी सुरक्षित मशीन है कि कभी कोई उसमें टेम्परिंग की गुंजाइश नहीं है। सर, एक चीज़ और हमने देखी, पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए या राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए, कई और ऐसी सुविधाएं रही हैं जो चुनाव आयोग ने बढ़ाई हैं वोटर्स के लिहाज से। अगर देखा जाए तो दिव्यांग वोटर्स के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो पिकअप और ड्रॉप की व्यवस्था उसमें की गई है, बुजुर्ग वोटर्स के साथ ये व्यवस्था की गई है। इस बार जो चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में भी जो उपचुनाव होने हैं, ये कहा गया है कि 80 वर्ष से ऊपर के जो लोग मतदाता हैं वो पोस्टल बैलेट से अपना चुनाव में अपना मत दे सकते हैं। सर, ये व्यवस्था किस तरीके से होगी? क्योंकि व्यवस्थाओं में तो लगातार सुधार किया जा रहा है, आदर्श मतदान केंद्र भी लगातार बनाए जाते हैं, पिंक बूथ भी हमने देखे कई बार चुनावों में, बड़े एक अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है और जिससे महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश आयोग ने लगातार की है। सर, ये कितने कारगर सिद्ध हुए हैं ये प्रयास चुनाव आयोग के पिछले चुनावों में, अगर के वोटिंग परसेंटेज में अगर देखने जाए तो? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके लिए चुनाव आयोग हमेशा एक कंसल्टेशन प्रोसेस करता है। जैसे मेरे समय में भी एक राष्ट्रीय कंसल्टेशन हुआ दिव्यांगों के साथ, उनके सारी संस्थाओं के साथ, और उनसे जाना गया कि आपको क्या क्या सुविधाएं वहाँ आवश्यक हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहुत सुविधाजनक तरीके से मतदान कर सकें। और जो भी सुझाव उनके आए उनको लिखा गया, उन पर तुरंत कार्रवाई की गई, और इनफैक्ट तुरंत सम्मेलन खत्म होते समय ही 2-3 पर तो वहीं निर्णय होकर उसे उन्हें दिखा दिया गया। जैसे जो ब्लाइंड थे उन्होंने कहा कि साहब ब्रेल में होना चाहिए हमारा वोटर आईडी, तुरंत वोटर आईडी तैयार हो गए और पहले वोटर आईडी जो है ब्रेल में उनको वहीं बांट दिए गए सम्मेलन के समय। और जितने भी सुझाव उनके आए थे उन सब पे कार्रवाई होके लोकसभा चुनाव 19 में उनका क्रियान्वयन भी हुआ है। इन सब प्रयासों से वोटिंग परसेंटेज इन सभी वर्गों का सतत रूप से बढ़ रहा है। जैसे मैंने महिलाओं का बताया कि 2009 की तुलना में 2014 में 10 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा महिलाओं का वोट प्रतिशत। इसी तरह से जो दिव्यांग हैं उनका वोट प्रतिशत भी 2019 में काफ़ी हद तक बढ़ा। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, लेकिन उनका भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। और दिव्यांग लोगों की जो संस्थाएं हैं उनके क्षेत्र में जो काम कर रही हैं, उनके बहुत अच्छे सुझाव बाद में भी मिलते रहे हैं जिन पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। और अभी भी जो आपने 80 वर्ष से ऊपर वाला पोस्टल बैलेट का बताया कोविड में, उसमें दिव्यांगों को भी शामिल किया गया है और ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है जो कोविड से ग्रस्त हैं या कंटेनमेंट क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया, उन्हें भी पोस्टल बैलेट मिल सकता है। इन सभी प्रयासों से ही अपने यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज है वो सतत रूप से बढ़ रहा है। सर, चुनाव हाईटेक कैसे हो रहा है?
हमने देखा कि पिछले कुछ चुनावों में अगर हम देखने जाते हैं तो जब ईवीएम मशीन निकलती है मतदान केंद्र तक पहुंचने से लेकर और मतदान केंद्र में वोटिंग हो जाने के बाद स्ट्रांग रूम तक पहुंचने से लेकर वहां तक, ये पूरा जिस तरीके से जिस वाहन में वो जा रही है वो जीपीएस से लैस होता है। वो पीठासीन अधिकारी जिसका आसपास के कई पोलिंग स्टेशंस में अगर देखा जाए तो जो अधिकारी होता है वो पूरा मॉनिटर कर रहा होता है, जिसके अंडर में वो पोलिंग स्टेशंस आ रहे होते हैं, उसकी एक एक लोकेशन की ट्रैकिंग की जाती है। एक एक वाहन जहां खड़ा हुआ है जो उस ईवीएम को लेकर गया है उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। ये कितनी बड़ी चुनौती थी सर, और ये समय के हिसाब से कितनी बड़ी ज़रूरत थी इस बात की? ये तो बहुत ही सख्त ज़रूरत रहती है कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे, इसलिए इसको चुनाव को सतत रूप से हाईटेक किया जाता रहा है। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने मुझे वहाँ भारतीय चुनाव पर भाषण देने के लिए बुलाया था। तो 2019 की फरवरी में मैं वहाँ गया था हार्वर्ड विश्वविद्यालय। जब मैंने उन्हें बताया कि हमारी जो मतदाता सूची है, फोटो युक्त मतदाता सूची है, वो डिजिटल है और उस पर से ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है कि आप अपने घर में अपने कंप्यूटर पर बैठ के अगर आपको अपना वोट एक कंस्टिट्यूंसी से दूसरी कंस्टिट्यूंसी में ले जाना है तो आप एडिटिंग फैसिलिटी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालेंगे तो एडिटिंग फैसिलिटी इनेबल हो जाएगी। आप उसमें अपना एड्रेस चेंज कर दीजिए, तो एड्रेस चेंज करते ही आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाएगा। BLO 5 दिन में वेरीफाई कर लेगा कि आप वाकई नए एड्रेस पर रहते हैं और 5 दिन बाद आपको रिसीट आ जाएगी कि साहब आपका जो मतदाता सूची में नाम है वो इस क्षेत्र से हटा के उस क्षेत्र में चला गया है। तो इतने आश्चर्यचकित हुए वहाँ के प्रोफेसर्स वो लोग कि साहब हम इतने विकसित देश हैं अमेरिका जैसे, लेकिन हमारे पास भी कागज़ में है मतदाता सूची, इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ हो ही नहीं सकती है। और आप लोग इतने एडवांस हो गए हैं, इतने हाईटेक हो गए हैं कि आपने डिजिटल मतदाता सूची बना के इस तरह की सुविधा भी दे दी है। बाकी वीडियोग्राफी और हर प्रोसेस के बारे में रिकॉर्डिंग ये सब करना इसीलिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों को किसी भी तरह का संदेह होने पर तुरंत उसकी जांच हम कर सकते हैं और वीडियो देखकर उन्हें बता सकते हैं। सर, समय के साथ चुनाव आयोग ने अपने आप को बहुत बदला है। आपने हार्वर्ड में जाकर भी जिस तरीके से भारतीय चुनाव पद्धति के बारे में अपना लेक्चर दिया सर, क्या आपको लगता है अब और आगे चुनाव आयोग किस ओर काम कर रहा होगा? क्योंकि आपने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से काम किया है सर, वो तो ये बताता है कि आज का नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक अगर देखा जाए तो उसको बहुत ज़रूरत थी वो सब चीज़ों की। लेकिन आने वाला समय, अब चुनाव आयोग किन पर सोच रहा होगा, किन पर काम करने की आवश्यकता आपको लगती है? आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि जो सर्विस वोटर के लिए ई पोस्टल बैलेट हो गया है, वन वे इलेक्ट्रॉनिक जर्नी बैलेट की हो जाती है, रिटर्न जर्नी अभी भी डाक से होती है, उसमें ऑनलाइन वोटिंग करने की व्यवस्था हो सकती है अगर रिटर्न जर्नी भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाए। इसके लिए प्रोजेक्ट दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने CDAC को, और अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक ब्लॉकचेन कंपनी को भी इसके बारे में कहा है कि आप भी कुछ बनाइए इसके लिए। और आधार से लिंकेज का एक प्रोग्राम चलाया था इलेक्शन कमीशन ने 2015 में, वो बीच में रुक गया था क्योंकि प्राइवेसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसमें फैसला भी दे दिया और ये भी कह दिया है कि जिन चीज़ों के लिए आप आधार लिंक करना चाहते हैं उसके लिए अगर संबंधित एक्ट में बदलाव कर लेंगे तो आप कर सकते हैं। तो वही चीज़ RP एक्ट के लिए प्रपोजल गया हुआ है। जैसे ही ये लिंकिंग का काम हो जाता है ताकि आइडेंटिफिकेशन किसी भी व्यक्ति का कहीं भी बैठ के हम कर सकें, वो अपने घर में है या 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, वहाँ उसका आइडेंटिफिकेशन बायोमेट्रिक से हो जाएगा, वहाँ बैठ के वो ऑनलाइन वोट कर सकेगा और उसे पोलिंग स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की चीज़ें इलेक्शन कमीशन के विचार में हैं और कभी भी इनॉग्रेट हो सकती हैं। सर, 10 सेकंड का वक्त मेरे पास रह गया है, क्या कहेंगे उन वोटर्स को जहाँ पर चुनाव है जिनके क्षेत्रों में, और क्यों उनको वोट करना चाहिए? सभी वोटर से मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि कोविड-19 से डरना जरूरी है लेकिन उसके लिए सारी सावधानियां बरतें और चुनाव में किसी भी तरह की दहशत को ना पालें, बल्कि देखें कि इलेक्शन कमीशन ने सारी सावधानियों के लिए पूरी पक्की व्यवस्थाएं की हैं। आप बाहर आएं और अपने मत का उपयोग करके पूरे विश्व को ये संदेश दें कि आपका विश्वास जो है लोकतंत्र और जनतंत्र में इतना अधिक है कि कोविड-19 जैसी चीज़ें भी उसे कम नहीं कर सकती।
तो भारत की चुनाव प्रक्रिया को न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम देश मानते हैं कि किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से, किस तरीके से मजबूती के साथ भारत का चुनाव आयोग देश में चुनाव करवाता है। और आने वाला समय चूंकि अब कोविड का है और ऐसे समय में भी चुनाव है, और उन चुनाव के दौरान जिस तरीके से देखें तो चुनाव आयोग ने भी अपनी विशेष तैयारियां की हैं। मतदाताओं से जिस तरीके से सर ने भी अपील की है कि निर्भीक होकर मतदान करने पहुंचे, सुरक्षा का व्यवस्था अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने भी वहां तक जब आप पहुंचेंगे तो उसके लिए की है। ओपी रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि एक मतदाता के अंदर जो बातें होनी चाहिए हो रही थी अब तक या होंगी उसके दिमाग में कि चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से होती है और चुनाव के दौरान जो निष्पक्षता की बात कई बार आती है, मुझे लगता है कि वो बातें काफी कुछ क्लियर होने की कोशिश हमने की है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में नहीं दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से